Good Good evening. evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग स्टार्ट करो वीडियोस। अक्षत क्या हो गया था? तू कहाँ गायब हो गया था? सर लास्ट टू लास्ट क्लास के टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी गई हुई थी और पिछली बार कुछ स्कूल के काम में था तो टाइम का अंदाज़ा नहीं रहा। अच्छा, चलो स्टार्ट करें। तो वीडियो ऑन करना, अभी तो चल रहा था तेरा वीडियो। सो ये बैंडविड्थ का प्रॉब्लम आता है तो आपका वीडियो ऐसे मिनिमाइज हो जाता है। अच्छा, ठीक है। माधवी, Yes, sir. वीडियो। निष्ठा, सर अभी लाइट चली गई। चलो स्टार्ट करते हैं। यस, क्या क्या किया करवाया था मैंने पिछली बार और क्या दिया था मैंने काम? So NCERT से exercise 1, exercise 2 और miscellaneous examples. एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज। Miscellaneous example. क्या बात कर रही है? Yes, sir. अरे कंप्लीट दिया था मैंने, पूरा दिया था। फिर मैंने बोला था ऑप्शनल ये है कि अगर नहीं कर पाओ तो एक्सरसाइज 1 और 2 मत करना, लेकिन मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर करना, ऐसा बोला था मैंने। ध्यान से सुना कर बच्चे क्लास में। और Sorry, sir. पाई शीट में से कुछ दिया था? So पाई शीट तो पूरी हो गई थी. अच्छा, तो डिसीजन हो गया पूरा, कंप्लीट Yes, है sir. एकदम। ठीक है, तो आज अपन डिफरेंशियल इक्वेशन शायद स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ ज्यादा ऐसा एनसीईआरटी में तो ज्यादा प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट पता नहीं, तुम लोगों को आ भी सकता है। लेट अस सी, जल्दी से क्विकली पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो। बोलो कौन सी एक्सरसाइज लें? मेरी तरफ से पूरा चैप्टर ले सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। 8.1 अगर किसी ने किया है तो प्रॉब्लम पूछो। हाँ कनिका, सर ये तो पूरी हो गई. कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर. 8.2 में बोलो। डन, ऑलराइट। मिसलेनियस एग्जांपल्स में से बोलो। हो गया सब पक्का? मेध्या, शत्रुंजय, माधवी, आर्यन, वैभव। Yes, sir. हाँ, सबका हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes, sir. मिसलेनियस एग्जांपल्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज इसमें से तो पूछ लो। सर 8th. 8 से पहले नहीं है। Find the area of the smaller region bounded by the ellipse and the line this. Question number 8.
Find the area of the smaller region bounded by the ellipse. X square by 9 plus y square by 4 is equal to 1. ये मैंने एलिप्स बना दिया. 3,0 इधर आ जाएगा, 0,2 इधर आ जाएगा, एंड द लाइन x by 3 plus y upon 2. तो ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली है, and we have to find the area of this part. ठीक है. वैसे तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जब हम इलिप्स का एरिया निकालते हैं, ये इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1. ए का वैल्यू हो गया 3 और बी का वैल्यू हो गया 2. कंप्लीट इलिप्स का अगर मुझे एरिया निकालना है तो यहां से यहां तक लेंगे, इलिप्स की इक्वेशन के अकॉर्डिंग y dx यूज करेंगे. ठीक है, इधर समझा देता हूं अलग से. सपोज मैंने ये वाला इलिप्स ले लिया, अब इसका एरिया निकालना है. इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये मैंने इलिप्स का इक्वेशन ले लिया. ठीक है, यहाँ पे 0 से a तक ये वाला पार्ट लेंगे और इसका 4 टाइम्स कर देंगे हम. सो द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to a y dx. इसका y यूज कर लेंगे, विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर का रूट. ठीक है, और एक वन ऑफ दी स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हमने किए थे उसमें से कोई एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा. यहाँ पर इसका जो एरिया आएगा वो पाई ए बी आएगा, पाई ए इंटू बी. सीधा सीधा याद रख सकते हो इसको, पाई ए बी इज द एरिया ऑफ द इलिप्स. करेक्ट. इट डजंट मैटर वेदर द इलिप्स इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री. ऐसे अगर मैं y एक्सिस को मेजर एक्सिस ले लूं, x एक्सिस को माइनर एक्सिस ले लूं, तो एरिया पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, एरिया तो सेम ही रहेगा, इक्वेशन जरूर चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया, ओरल क्वेश्चन हो गया. ये 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द इलिप्स हो गया, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द इलिप्स. सो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू ए इंटू बी यानी 6 माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट. फिनिश्ड. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया फॉर द प्रॉब्लम. ठीक है, ऑफ कोर्स स्कूल में ऐसे नहीं करना है, स्कूल में प्रॉपर तरीके से समझाना है, वो कर ही सकते हो ना. विशाखा कर लेगी क्या? ठीक है. Yes, sir. हाँ, 0 से 3 तक इसका y dx निकालेंगे, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए भी अगर इंटीग्रेशन यूज करना है तो 0 से 3 तक y dx, y किसका? स्ट्रेट लाइन का y. ठीक है, नेक्स्ट वाला बोलो. So 13th. बिफोर 13 है किसी का प्रॉब्लम? Using the method of integration, find the area of the triangle ABC, coordinates of whose vertices are this, this, this. वही तो बात है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस निकालनी है. ये मैंने ऐसे ट्राइंगल ले लिया, ये ए बी सी तीनों पॉइंट्स गिवन है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है. यहां से यहां तक ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और ये ऐसे जाएंगे. ठीक है, यहां से यहां तक इस वाले लाइन का y dx लेंगे, यहां से यहां तक y dx इस लाइन का लेंगे, माइनस यहां से यहां तक इसका y dx ले लेंगे. हो गया खत्म. सबकी इक्वेशन निकालना आता ही है. y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. आगे क्या समझ में बोल. yes sir, अब आ गया. नेक्स्ट बोलो. एनी अदर प्रॉब्लम?
गया खत्म? श्योर? ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। जिसका भी कुछ और बचा हुआ है तो वो भी खत्म करके रखो, इसका एरिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन का। सर शत्रुंजय का मैसेज है कि 19th क्वेश्चन बताना है। 19th the area bounded by y-axis, y is equal to cos x and y is equal to sin x when x is between 0 and pi by 2. y is equal to cos x, y is equal to sin x. y is equal to cos x ऐसे बन जाएगा 0 से pi by 2 के बीच में, और y is equal to sin x ऐसे बनेगा 0 से pi by 2 के बीच में। ठीक है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे पाई बाई 4 के ऊपर। पाई बाई 4 पे वैल्यू दोनों का सेम होता है, करेक्ट। एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, y is equal to cos x and y is equal to sin x when x is between 0 and pi by 2। तो ये वाला एरिया हो गया, और यहां पे जब पाई बाई 4 होगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, 1/√2, करेक्ट। ये वाला है sin x और ये वाला है cos x। अगर मैं y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो मुझे x का वैल्यू sin इनवर्स y लेना पड़ेगा, उसमें इंटीग्रेशन ज्यादा काम, मतलब ज्यादा काम बढ़ जाएगा हमारा। तो हम तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 0 से पाई बाई 4 तक cos x लेंगे, -0 से पाई बाई 4 तक sin x ले लेंगे। सो वी आर डन। 0 से पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई cos x माइनस sin x dx। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। बोल शत्रुंजय, समझ में आ गया क्या तेरे को? ठीक है, चले आगे। दैट्स इट। डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, चैप्टर तो ज्यादा बड़ा भी नहीं है और डिफिकल्ट भी नहीं है। एक तो इसमें पूरा इंटीग्रेशन का रिवीजन हो जाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्पेशली, उसका ज्यादा रिवीजन होगा। और मेरे ख्याल से दस से 12 दिन में खत्म हो जाना चाहिए चैप्टर। लेट अस सी कैसा तुम लोग रिस्पॉन्ड करते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इंजीनियरिंग में जाने के बाद में या किसी भी हायर एजुकेशन वाले कोर्स में अगर मैथ्स आता है, इसके आगे वाला मैथ्स, तो फिर उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस काफी ज्यादा काम आता है। काफी डिटेल में डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाया जाता है और उसका लेवल भी काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है, अपने लेवल पे डिफरेंशियल इक्वेशंस का जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप का है, तो बहुत छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस देखो क्या है, ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, dy/dx भी हो सकता है, d2y/dx² भी हो सकता है, d3y/dx³ भी हो सकता है। किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव
अगर किसी भी इक्वेशन में इन्वॉल्व है ऑफ एनी पावर, पावर भी हो सकता है उसका, जैसे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया या d3y अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर 3 हो गया, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो अगर किसी भी इक्वेशन में डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑर्डर with its powers, if they are involved in the equation, then we call the equation to be a differential equation. इस तरह की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पार्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तो ये कि हाउ टू मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा देन हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, दो चीजें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब तो ये है कि आप x और y में एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप कर दें कि डेरिवेटिव्स उसमें नहीं आए, डेरिवेटिव्स खत्म हो जाएं, एंड वी गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस तरह का जो रिलेशनशिप डेवलप होता है उसको सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का क्या मतलब होता है, आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे दी या कोई भी कर्व की इक्वेशन दे दी, रादर आई शुड यूज द वर्ड फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन दे दी। तो फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट्स होंगे, उन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके अगर हम डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अभी आता हूं मैं, पहले हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही करेंगे और ये सब भी बताने वाला हूं कि कर्व, फैमिली ऑफ कर्व्स क्यों होगा, कांस्टेंट क्या होंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। बट बिफोर दैट देयर आर फ्यू डेफिनेशंस ऑफ फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जैसे एक इक्वेशन में dy बाई डी एक्स भी है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, तो फिर बस इतना ही है, सेकेंड डेरिवेटिव तक है, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन होगा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है इक्वेशन में, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है, उसके हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलेंगे, बट विद अ कंडीशन। एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, दैट द इक्वेशन हैज बीन मेड टू बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एज फार एज the derivatives are concerned। एक एक बात को समझा रहा हूं, पहले सुन लो अच्छी तरह से। मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में है और उसमें सपोज dy बाई डी एक्स का पावर हाफ है, यानी रूट ऑफ dy बाई डी एक्स है, तो फिर हम हाफ को डिग्री थोड़ी बोल देंगे, दैट इज नॉट करेक्ट। डिग्री का मतलब ये होता है कि जब तक वो पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप की इक्वेशन नहीं हो तब तक हम उसको डिग्री नहीं डिफाइन करते हैं, ओके। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस की भी हम बात करें, रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 2 मैंने लिखा, तब उसका डिग्री हाफ थोड़ी बोलते हैं हम, गलत हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन भी हम कैसे डिफाइन करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज डिफाइंड टू बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। ऑफ कोर्स द डिग्री, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन में डिग्री जो है या जो पावर है वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स या जीरो हो सकती हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं आने चाहिए पावर में, एंड फ्रैक्शनल नंबर्स भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही यहां पर भी है, जितने भी dy बाई डी एक्स हैं
अगर रूट एक्स आ गया तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, y की पावर -1/3 आ गई तब भी मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे ऑब्जेक्शन है कि dy/dx या d2y/dx² या d3/dx³ जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सब की पावर मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर या जीरो हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए दोनों साइड का स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाए, ठीक है, या क्यूब लेने से या क्रॉस मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव पावर खत्म हो जाए, ठीक है। तो एज फार एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न, we have to make the equation to be a polynomial equation as far as the derivatives are concerned. जितने भी डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं उन सारे डेरिवेटिव्स की जो पावर्स हैं वो या तो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए या जीरो होना चाहिए। नहीं है तो बनाना है। ऐसा बनाने के बाद, ऐसा करने के बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। 3-4 बार मैंने रिपीट कर दिया है, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है, बट अल्टीमेटली सिंगल स्टेटमेंट इज इनफ, ठीक है। मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एज फार एज डेरिवेटिव्स आर कंसर्न। आफ्टर डूइंग दैट, the highest power of the highest order derivative present in the equation is known as the degree of the differential equation. उसको हम degree of the differential equation बोलेंगे। आगे समझ में पक्का, ठीक है। Now आगे प्रोसीड करते हैं। That is degree of the differential equation. थर्ड डेफिनेशन आता है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैंने मीनिंग समझा दिया कि जब हम डेरिवेटिव्स को हटाएंगे, अब वो हटाएंगे कैसे वो भी बता रहा हूं। तो जो एक्स और वाई में यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिलेशनशिप डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नाउ स्टार्ट यूजिंग योर कॉमन सेंस। सपोज किसी इक्वेशन में थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अब मुझे डेरिवेटिव को हटाना है, तो मैंने एक बार इंटीग्रेशन किया तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। एक बार इंटीग्रेट करते ही सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन बन जाएगा वो। फिर दोबारा मैंने इंटीग्रेट किया तो नया एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि जो पुराना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसका इंटीग्रेशन तो c1 इंटू एक्स बन जाएगा। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। एक नया कांस्टेंट c2 आ जाएगा। फिर एक बार और इंटीग्रेट किया तो c1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, c2 इंटू एक्स आएगा प्लस c3 आ जाएगा नया कांस्टेंट। यानी जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव अवेलेबल है इक्वेशन में उतनी बार हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जिससे कि वो खत्म हो जाए। फाइनली dy/dx की जगह जब इंटीग्रेट कर देंगे तो y बन जाएगा वो। तो x और y में रिलेशनशिप डेवलप हो गया, बट जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं जिनको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं वो उतने ही आ जाएंगे जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे समझ में। तो सपोज किसी इक्वेशन में अगर 5 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो 5 ऑर्डर का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो जब हम उसको सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको 5 बार इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें 5 आर्बिट्री कांस्टेंट्स आ जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो इन जनरल बोल रहा हूं कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ऑफ ऑर्डर n, we will have to integrate it n times to get the general solution. उसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे। उन आर्बिट्री कांस्टेंट्स की कोई भी वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। सो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज द जनरल सॉल्यूशन। उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतनी बार इंटीग्रेट करेंगे, उतने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन में अवेलेबल होंगे। दैट इज नोन एज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।
फिर किसी किसी प्रॉब्लम में हमारे को कुछ कंडीशन दी हुई होगी, है ना, इनिशियल कंडीशंस बोलते हैं उनको। जैसे बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 0 है, ऐसा कुछ कंडीशंस दी हुई होंगी। उन कंडीशंस का यूज करके अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल लेते हैं कॉन्स्टेंट्स की, तो वो वैल्यूज को हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे सॉल्यूशन में, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनको एज इट इज रखेंगे तो वो जनरल सॉल्यूशन हो गया। उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल लिया हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, तो उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। तो दो टाइप के सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, एक और होता है, वो भी बोल तो देता हूं, हालांकि वो अभी इतना जल्दी हम पढ़ेंगे नहीं, वो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अ सॉल्यूशन विच इज नाइदर अ जनरल सॉल्यूशन नॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज नोन एज अ सिंगुलर सॉल्यूशन। वो अलग से ही हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है और उसको बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। वो डिटेल में बाद में डिस्कस होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, इस लेवल पे अपन नहीं करेंगे उसको। बट इस तरह से तीन सॉल्यूशंस हो जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये दोनों काम आते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन कम काम आता है, जहां पे बहुत अच्छी चीज होगी, कहीं पर बहुत अच्छा प्रॉब्लम होगा, केवल वहीं पे काम आता है। ठीक है, आगे समझ में? दैट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे? अब इसी का उल्टा प्रोसेस सोचते हैं। किसी भी मतलब हमारे को कोई एक्स और वाई में रिलेशनशिप दिया हुआ है, ओके, उसमें कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। उन आर्बिट्री कांस्टेंट्स को हम एलिमिनेट करने के लिए जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, इसी का उल्टा रिवर्स प्रोसेस हो गया, है ना, उसी से इमेजिन करो, उतने जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको हटाने के लिए हम उसको उतनी ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। उन डिफरेंशिएट करने से हमारे पास में जो इक्वेशंस आएंगी उनका यूज करते हुए जब हम आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं एंड वी गेट an equation in terms of derivatives, then it is known as the differential equation for that solution. ठीक है, सॉल्यूशन का एक और नाम याद रखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। प्रिमिटिव का मतलब इंटीग्रल होता है, या इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। इंटीग्रल, प्रिमिटिव, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, वन एंड द सेम थिंग। प्रिमिटिव वर्ड स्पेशली ध्यान रखिए, primitive word is also used for integral of the given function. करेक्ट? वापस से बता रहा हूं, फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास x और y में कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। सपोज करते हैं कि उस सॉल्यूशन में n आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, उन n आर्बिट्री कांस्टेंट्स को हटाने के लिए मुझे n टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि n ऑर्डर का बनना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब टोटल इक्वेशंस हो गई n+1, एक तो ओरिजिनल इक्वेशन और n टाइम्स आपने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, उन n+1 इक्वेशंस का यूज करके जब हम n आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं तो वो हमारे पास में रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। आगे समझ में? ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन। अब इसी में देखो, यहीं पे समझा देता हूं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा y² इज इक्वल टू 4ax, वेयर a इज आर्बिट्री कांस्टेंट, a इज आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट और गिवन कांस्टेंट में फर्क होता है। गिवन कांस्टेंट को अपने को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं होती है, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू डाली जा सकती है। अब ये y² इज इक्वल टू 4ax मैंने लिखा,
तो ये एक फैमिली ऑफ पैराबोला हो गया। दिस इज अ फैमिली ऑफ पैराबोला। हाउ कम? क्योंकि ए मैंने बोला आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए का वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो ये पैराबोला चेंज होता जाएगा, राइट? जैसे मैं ऐसे समझाता हूं, 4a जो होता है वो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होता है। वर्टेक्स हमारा 0 0 आ गया, ये मैंने एक पैराबोला बनाया, ठीक है। 4a का वैल्यू इसमें कुछ और होगा, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ। फिर एक और पैराबोला बना दिया, ये लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ चेंज हो गया। फिर एक और पैराबोला बना दिया, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ और कम हो गया। फिर और एक पैराबोला बना दिया, इसमें लेटेस्ट रेक्टम और ज्यादा बड़ा हो गया। तो a का वैल्यू चेंज होने पर ये फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे समझ में? ठीक है। जब मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा, क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो मुझे इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। करके दिखाई देता हूं। इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a आ गया, ठीक है। एक ये सॉल्यूशन है, एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया, ये वाला आ गया। इन दोनों में से मुझे a को एलिमिनेट करना है, तो डायरेक्टली मैंने 4a का वैल्यू उठा के यहां डाल दिया। सो आई गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई x, एक y कैंसिल कर सकते हैं, तो y इज इक्वल y अपॉन 2x, y अपॉन 2x is equal to dy by dx. This is the required differential equation for this family of parabola. ठीक है। Ultimately what I want to say, क्योंकि जब हम इसको देखो उल्टा सोचो, अब इसको वापस सोल्व करो, डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस सोल्व करेंगे तो इस तरह की फॉर्म आ जाएगी x और y में। इसका मतलब ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग ज्योमेट्रिकली अ फैमिली ऑफ कर्व्स all of which satisfy some certain conditions. फिर से बोलता हूं, every differential equation, or simply I should say a differential equation will represent a family of curves geometrically, all of which will satisfy certain common conditions या common characteristics. जैसे कि इस पैराबोला के लिए क्या हो गया, इस पैराबोला का कॉमन, इन सारे पैराबोला के लिए कॉमन चीजें क्या हो गई? सबका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, सबका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। ये इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इन सारे पैराबोला के लिए, उस फैमिली के लिए, करेक्ट। सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन will represent geometrically a family of curves, all of which will satisfy some common characteristics or properties. So far so good, ठीक है। That is the meaning of the geometrical meaning of a differential equation. तो ये फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन मैंने करके भी दिखा दिया यहाँ पर कि कैसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिक्स्थ डेफिनेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब लीनियर का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं कि पावर 1 होता है, लेकिन यहां पर इतना इजीली नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर हम डेरिवेटिव्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे वो समझा रहा हूं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम उस इक्वेशन को बोलेंगे जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हम यूजुअली y लेते हैं, दो इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। क्योंकि अपन जनरली डिपेंडेंट वेरिएबल को y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो y का पावर एज वेल एज डेरिवेटिव, जो भी डेरिवेटिव अवेलेबल है, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, डजेंट मैटर, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए एंड डेरिवेटिव का पावर भी 1 होना चाहिए, और दोनों का आपस में प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स y इंटू डी वाई बाई डी एक्स टाइप की चीज नहीं आनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हम
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, a differential equation is said to be a linear differential equation if the power of the dependent variable and its derivatives is only one and there is no multiplication of the dependent variable and its derivative। ठीक है, अब इस डेफिनेशन का अगर मैं यूज करूं तो मैं कह सकता हूं वन ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं जो कि लीनियर होगा। dy by dx plus p into y is equal to q, where p and q are either the functions of x or constants। dy by dx plus p into y is equal to q. This is the general form of a linear differential equation। देखो dy by dx की पावर 1 है, y की पावर 1 है, y और dy by dx का कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहां पे कोई भी फंक्शन ऑफ x है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां भी कोई फंक्शन ऑफ x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आप में से कोई बोलेगा कि यहां भी हो सकता था कोई फंक्शन ऑफ x, तो कोई बात नहीं, उससे हमने डिवाइड कर दिया इधर, तो इसी फॉर्म में आ गया वापस। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड भी होता तो मैंने उसको यहाँ डिवाइड करके इस फॉर्म में डिराइव कर सकता हूं वापस। इसलिए इसको हम बोलते हैं जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 है क्योंकि dy by dx यूज कर रहे हैं। बोलो आगे के समझ में सब चीजें यहां तक? ठीक है, दैट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एक मिनट चेक कर लेता हूं और कोई डेफिनेशन बची है क्या। यस, हो गया खत्म। आई मीन डेफिनेशंस, चैप्टर मत समझ लेना। ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है चैप्टर, हालांकि बहुत बड़ा नहीं है चैप्टर, जल्दी खत्म हो जाएगा। सो ये हमने सीखा, ऑल द डेफिनेशन समझा दिया मैंने, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने समझा दिया डिफरेंशियल इक्वेशन का, फॉर्मेशन कैसे करने हैं वो भी मैंने समझा दिया, अभी एग्जांपल्स भी लेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसके अलग अलग मेथड्स हैं। फॉर्मेशन के अलग अलग मेथड्स नहीं है, बट सॉल्यूशन निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। तो जो डिटेल में हम पढ़ेंगे वो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट, हाउ टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए मेरे को केवल एग्जांपल्स बताने हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आप तुम लोग का कब हुआ था टेस्ट, कब हुआ था मेंस वाला? पिछले संडे हुआ था ना? यस्टरडे थोड़ी हुआ था, उससे पिछले संडे हुआ था ना? ठीक है, हाँ, तो प्रोबेबली कमिंग संडे या उससे अगले संडे तो पक्का हो ही जाएगा बिट सेट वाला टेस्ट, है ना? 3 चैप्टर्स ध्यान रखना है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड एओडी। ठीक है, ऑलराइट। सो फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखो, कभी मैं तुम लोग को पहले पाई शीट कराता हूं उसके बाद एनसीईआरटी कराता हूं, कभी मैं एनसीईआरटी कराते हूं पहले और फिर पाई शीट कराता हूं। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है कि मेरे को क्या चीज तुम लोगों से चाहिए और क्या सीक्वेंस होना चाहिए और कहां पर कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इस चैप्टर में मैं वापस एनसीईआरटी पहले कराऊंगा, ठीक है,
तो पहले हम एनसीईआरटी की चीजें सीखेंगे जिससे जल्दी 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 इजी वाली चीजें कर लें, और उसके बाद फिर हम पाई शीट पे जाएंगे। ओके, जैसे कि 9.1 फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 है, उसमें से मैं दो एग्जाम्पल सफिशिएंट है वो ले लेता हूं। वो डिग्री और ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है, उसके बाद फिर फॉर्मेशन पे आएंगे। ठीक है, सो पहले 9.1 के एक दो एग्जांपल्स ले लेता हूं। एक्सरसाइज 9.1 में एक एग्जांपल है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। देखो डिग्री हमेशा डिफाइन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर पाए एज फार एज डेरिवेटिव्स आर कंसर्न इज नॉट नेसेसरी। तो हमेशा डिग्री का डिफाइन होना जरूरी नहीं होता है। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया, y ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश का क्यूब प्लस y डैश का पावर 4 प्लस y की पावर 5 इज इक्वल टू 0। इसका मुझे ऑर्डर और डिग्री बताना है। क्या है बता दो जल्दी से। What is the order and degree? Order 3, degree 2. Yes, order 3, degree 2. Highest order derivative, 3 order का डेरिवेटिव यहां पर अवेलेबल है और उसका हाईएस्ट पावर 2 है। खत्म हो गया क्वेश्चन। ऑर्डर 3 है और डिग्री 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। 11th क्वेश्चन है इसमें, d2y बाई dx का स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। बोलो। Order and degree of the differential equation. Sir, order 2, degree not defined. ऑर्डर इज 2 करेक्ट, क्योंकि d2y बाई dx स्क्वायर काम आ रहा है तो ऑर्डर 2 हो गया, बिल्कुल सही है। डिग्री इज नॉट डिफाइंड इज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल सही बता रहा है पार्थ, क्योंकि साइन ऑफ dy बाई dx आ रहा है। अभी पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे बनाएंगे अपन dy बाई dx में, पॉसिबल ही नहीं है इसको बनाना, कितना भी मैनिपुलेशन करें नहीं बन सकता है। ठीक है, सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड हियर। डन। ओके, फॉर्मेशन पे आने के लिए मुझे 9.3 पे जाना पड़ेगा, बट ठीक है 9.2 में पहले ले लेता हूं। 9.2 में एक तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस दिस वेरीफाई द गिवन फंक्शंस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। दो एग्जांपल्स ले लेता हूं 9.2 में से। फर्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। ये हमारे को दिया हुआ है सॉल्यूशन। हमें वेरीफाई करना है कि दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमें शो करना है। आ गया समझ में प्रॉब्लम? हमें बताना है कि ये वाला जो है वो इसका सॉल्यूशन है। तो क्या तरीका है, क्योंकि अभी तो वेरीफाई करना है, निकालना नहीं है। अभी सॉल्यूशन निकालने वाली प्रॉब्लम्स नहीं आई है, अभी तो सिर्फ ये बताना है कि ये इसका एक सॉल्यूशन है, यानी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। देखो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो ये इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन नहीं है।
ठीक है. So y is equal to this is a solution of this differential equation. That means अगर मैं यहां से dy by dx निकालूं यानी y डैश, तो that will be x into cos x plus sin x into 1 आ गया. ठीक है. या तो हम y डैश की वैल्यू इसमें डाल के वेरीफाई कर दें कि दोनों सेम है, तो हमारा काम हो जाएगा. या फिर अपन इसी फॉर्म में लाना ही चाह रहे हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि cos x और sin x की वैल्यू y की फॉर्म में यहां से डालें. ओके, देखते हैं, कोशिश करते हैं, वो भी आ जाना चाहिए. x मल्टीप्लाइड बाई cos x, sin x का वैल्यू है y अपॉन x, तो cos x का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, प्लस sin x का वैल्यू है y अपॉन x, ये y डैश हो गया. एलसीएम लेंगे यहां पर, एक्स स्क्वायर बाहर आके x आ जाएगा. y डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स. एलसीएम ले लो फिर से, यहां पर x एलसीएम आ गया तो x इंटू वाई डैश x रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई. दिस इज सेम एज दिस. डिफरेंशियल इक्वेशन वही है. So therefore this is a solution of this differential equation, but this is not the only solution. ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कहीं पे भी नहीं है. आगे सबको समझ में? एक और एग्जांपल ले लेता हूं. कर दो इसको रब, बोलो यस सर. क्या बात है, आवाज नहीं आ रही तुम लोग की आज. हाँ, नेक्स्ट. One more question. Y is equal to root of a square minus x square. X belongs to minus a to a. वो तो डोमेन के लिए लिखा हुआ है. X belongs to minus a to a is the domain of this function. हमें बताना है कि this is a solution of differential equation x plus y dy by dx इज इक्वल टू 0. इसका सॉल्यूशन है ये. ठीक है, अभी जैसे किया था वैसा ही कर सकते हैं अपन, या फिर dy by dx की वैल्यू निकाल के लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो. एक ही बात है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को. सो यहां से dy by dx निकालेंगे 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x. ये और ये कैंसिल किया मैंने, इसकी जगह वापस मैंने y डाल दिया इसका वैल्यू, तो माइनस का x अपॉन y आ गया. प्रॉब्लम खत्म हो गया. y इंटू dy by dx. सर वीडियो अटक रहा है. क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर वीडियो अटक रहा है. किसकी आवाज है? गरिमा की आवाज है क्या? सर एक बार रिकनेक्ट कर लूं मैं? हाँ गरिमा. हाँ सर गरिमा. हाँ, बाकी सबको सुनाई दे रहा है ना? वीडियो सही है? ठीक है. यस सर. तो y इंटू dy by dx प्लस x इज इक्वल टू 0.
ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन. So therefore that is the solution of the differential equation. Yes. करें प्रोसीड. एक मिनट गरिमा को भी आने दो. ठीक है गरिमा. यस सर. ठीक है. नाउ 9.3 में फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस काम आ रहा है. सो हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम 9.3 में सीख रहे हैं. इसके एग्जांपल्स भी जरूर से कर लेना 9.3 के, क्योंकि तुम लोग को एक्चुअली इक्वेशंस नहीं पता होती हैं. जैसे लिखा होता है कि पैराबोला जिसका वर्टेक्स यहाँ पर हो तो कैसे इक्वेशन लिखना है, इसलिए एग्जांपल्स भी जरूर से करना. ओके. 2-3 एग्जांपल्स ले लेता हूं इसमें से, एक्सरसाइज में से. एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर से 5. In each of the form a differential equation where a and b are arbitrary constants. So y is equal to e raised to the power x multiplied by a into cos x plus b into sin x. इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिसमें a और b आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं. ओके, लेट अस सी हाउ टू डू दैट. 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे. dy by dx is equal to e raised to the power x minus a sin x प्लस का b cos x प्लस a cos x प्लस b sin x into e raised to the power x. डिफरेंशिएट कर दिया. 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसको कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव, इसको कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव. e रेज़ पावर x को कॉमन निकाल देंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी इंटू कॉस एक्स, बी माइनस ए इंटू साइन एक्स. सो b माइनस ए इंटू साइन एक्स प्लस b प्लस ए इंटू कॉस एक्स. दिस इज dy by dx. फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड रिलेशनशिप या सेकेंड इक्वेशन. नाउ अगेन d2y by dx square, d2y divided by dx square. दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे. e raised to the power x multiplied by b minus a into cos x माइनस का b plus a into sin x प्लस b minus a into cos x प्लस b plus a, सॉरी sin x है यहाँ पे,
प्लस बी प्लस ए इंटू कॉस एक्स इंटू ई रेस टू द पावर एक्स। अगेन ई रेस पावर एक्स को कॉमन निकाला तो अंदर मिलेगा मुझे कॉस के साथ में देखो ए और ए कट जाएगा, 2b इंटू कॉस एक्स मिलेगा। साइन के साथ में माइनस बी एंड प्लस बी कट जाएगा, माइनस ए माइनस का 2a इंटू साइन एक्स। चाहो तो 2b बाहर निकाल दो, 2b बाहर आ गया, 2 इंटू ई की पावर एक्स बी साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गया। दिस इज सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। पहले ये सारी कैलकुलेशन चेक कर लो, अगर कोई गलती है तो अभी बताना है। आगे क्या समझ में? ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज करके एलिमिनेट करना है ए और बी को। फर्स्ट सेकंड थर्ड को यूज करके वी हैव टू एलिमिनेट ए एंड बी। अब वो डिपेंड करता है, किसी भी मेथड से कर सकते हो जिसमें भी आपको ठीक लगता है। मुझे जो दिखाई दे रहा है, एक तो ई रेस पावर एक्स तो सभी में कॉमन ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से मैं a cos x प्लस बी साइन एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं। a cos x प्लस बी साइन एक्स यहां से दिख रहा है मुझे, दोनों प्लस में है। ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ है वो है b cos x माइनस का a साइन एक्स। तो b cos x माइनस का a साइन एक्स यहां से डाल देंगे, हो गया एलिमिनेट। तो यूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एलिमिनेटिंग a एंड b, a और b को एलिमिनेट करेंगे यूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड implies dy by dx is equal to e raised to the power x multiplied by b sin x plus a cos x। b sin x plus a cos x का वैल्यू y अपॉन e raised to the power x लिख देंगे। यहां से b cos x माइनस a sin x का वैल्यू d2y by dx स्क्वायर अपॉन 2 इंटू e की पावर x। सो प्लस 1 अपॉन 2 इंटू e की पावर x इंटू सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर। e रेस पावर x को कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो y आ जाएगा प्लस का 1/2 d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx। चाहो तो उसको भी उधर ले जाओ, इक्वल टू 0 लिख दो। यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ए और बी पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुके हैं। आ गया समझ में? एनी डाउट? अक्षत? नो सर, सही है। क्या वीडियो बंद हो गया था क्या बीच में? हाँ सर, वो आपका मिनिमाइज हो जाता है तब मैं बंद कर लेता हूँ, तो वो एक बार सही हो जाता है तो ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, करूं प्रोसीड आगे? नाउ इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस सेंस में कि ये तो ठीक है एल्जेब्रिकली दिया हुआ है तो इसको अपन मैनिपुलेट करके ऐसे करेंगे। अब एक में जो प्रॉब्लम ले रहा हूं वो वर्ड प्रॉब्लम ले रहा हूं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, नाइन्थ प्रॉब्लम।
form the differential equation of the family of hyperbolas. Form the differential equation of the family of hyperbolas having foci on x-axis and center at origin. हाइपरबोला समझाया था, कुछ इस तरह से होता है। ओरिजिन इसका सेंटर होता है 0 0 एंड फोसाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। ऑफ कोर्स दोनों फोसाई इसके एक्स एक्सिस के ऊपर ही होंगे। एक ये वाला पॉइंट होता है जिसको हम F1 बोल देंगे, AE, 0 एंड ये वाला पॉइंट F2 माइनस का AE, 0। ये मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। इन दोनों को फोसाई बोलते हैं, इन दोनों को वर्टेक्स बोलते हैं, A1 एंड A2। करेक्ट। एंड अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं P पॉइंट x, y ऑन दी हाइपरबोला, तो डेफिनेशन होता है PF1 माइनस PF2। हाइपरबोला का डेफिनेशन होता है PF1 माइनस PF2 का मॉड इज इक्वल टू 2a। ये डेफिनेशन होता है हाइपरबोला का। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन आ जाता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ई स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ई इज नोन एज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। ये सब अपन 11th में काफी डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ केवल छोटी सी इंफॉर्मेशन काम आ रही है बस। तो इस वाले हाइपरबोला के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसके सॉरी नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कौन सा हुआ? ए है या बी है या दोनों हैं? क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन से समझना होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोसाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। यानी फोसाई एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, यहीं पर हो ऐसा नहीं बोला इन्होंने। ठीक है, फोसाई का पोजीशन चेंज हो सकता है, ऑब्वियसली जब उधर वाला होगा तो इधर वाला भी हो जाएगा, सेंटर ओरिजिन पे रहेगा। ठीक है, सो अब तुम लोग को बताना है मुझे कि ए और बी दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट है या दोनों ही नहीं है या कोई एक है इनमें से आर्बिट्री कांस्टेंट। उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करेंगे। देखो केवल क्वेश्चन सॉल्व करवाना होता तो मैं बोल देता कि शुरू कर दो बस, बट अंडरस्टैंड, डू अंडरस्टैंड, क्योंकि जेई जैसे एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन आएगा। कौन बताएगा? दोनों है। हाँ, जो भी कोई बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही मेरे पास में, थोड़ा तेज बोलो या माइक के पास आके बोलो। दोनों है आर्बिट्री कांस्टेंट। हाँ, किसकी आवाज है? माधवी माधवी। हाँ माधवी, थोड़ा तेज बोलना। सर, दोनों है कांस्टेंट। दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री या कांस्टेंट? कांस्टेंट तो है ही, आर्बिट्री है या गिवन है? आर्बिट्री का मतलब होता है विच आर चेंजेबल, वेरिएबल कांस्टेंट। आर्बिट्री है। आर्बिट्री, हाँ दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट है। दिख रहा है तुम लोगों को? कैसे? जब फोकस चेंज होगा तो ऑब्वियसली ई का वैल्यू चेंज होगा, और ई ए और बी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। नॉट ओनली ई का वैल्यू, आई शुड से ए ई का वैल्यू चेंज होगा।
ठीक है, तो फोसाई अपन अलग अलग लेते जाएंगे, है ना। ऑफ कोर्स इक्वेशन ऑफ दी जो असीमटोट्स मैंने बना रखा है, इसका इक्वेशन होता है, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन ये भी चेंज हो जाएंगे। जैसे हाइपरबोला मैंने ऐसे बनाया, थोड़ा सा हाइपरबोला ऐसे बना दिया, ये y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स होता है, और ये वाला y इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए इंटू एक्स होता है, असीमटॉट। तो जब a और b चेंज होंगे ऐसे बनता जाएगा, जैसे एक नया हाइपरबोला ऐसे बन जाएगा, ये नया हाइपरबोला आ गया, ठीक है। फोकस वही एक्स एक्सिस के ऊपर है, सेंटर ओरिजिन पे। फिर b और a फिर चेंज होंगे, तो हो सकता है और इतना ज्यादा बन जाए इनका एंगल, फिर ये हाइपरबोला ऐसे बन जाए। सो कीप चेंजिंग, करेक्ट। इस तरह से हाइपरबोला चेंज होते जाएंगे। इसलिए फॉर आर्बिट्री constants a and b, this equation will represent a family of hyperbolas, all of which will have the center at origin and foci on the x-axis. सबके जो फोसाई हैं, फोसाई इज द प्लूरल ऑफ फोकस, सबके जो फोसाई हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर हैं और सेंटर ओरिजिन पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यही दो कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी है बस। तो a और b दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट्स हो गए हैं, देयरफॉर हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। इज दैट ओके? लेट अस सी हाउ टू डू दैट। ऑब्वियसली दो बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज dx इज दिस वन, फर्स्ट इक्वेशन। या आप माइनस लिख दो, चलो ऐसे ही ठीक है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है ये वाला। एम आई क्लियर? अब फिर से एक बार इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू y, 1 अपॉन बी स्क्वायर को बाहर रखो, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आगे क्या समझ में? दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अपने को एलिमिनेट करना है ए स्क्वायर एज वेल एज बी स्क्वायर। बोलो क्लियर है सबको? इट्स वेरी सिंपल। यहां से देखो, सेकेंड इक्वेशन से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा मैं, वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पर डाल दूंगा। यहां से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दी मैंने, वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड वी आर डन। यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है।
मैक्सिमम क्वेश्चंस में कॉनिक सेक्शंस की इंफॉर्मेशन ही काम आ रही है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला वर्ड प्रॉब्लम्स में, जो मैंने तुम लोगों को एरिया के टाइम पढ़ा दिया था। करूं आगे प्रोसीड? श्योर। दिस इज हाउ वी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहला मेथड आता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। उसके बाद सेकंड है होमोजीनियस इक्वेशंस, थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑफ कोर्स आज सारे नहीं होंगे, होमवर्क तुम लोग का है 9.1, 9.2 एंड 9.3। 9.1, 9.2 में तो कुछ टाइम नहीं लगने वाला है। सर वो आपने बोला था ना कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं होमवर्क, तो हाँ, पिछली क्लास का बोला था ना आपने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, तो उसका भी थोड़ा सा बचा है। कितना बचा हुआ है? सर वो 8.1, 8.2 बची है, वो बाकी के मिसलिनियस कर लिए थे। मिसलेनियस तो करने के लिए बोला था ना। जैसे वो हो गए थे, और 8.1 का मेरे आधी हो गई है। हाँ, 8.1 सर आधी हो गई है और मिसलिनियस हो गए। मिसलेनियस हो गया है, मिसलेनियस बचा हुआ है। हो गया, मिसलिनियस हो गया, और 8.1 भी आधी हो गई। हाँ, और 8.2 बचा हुआ है। हाँ हाँ, तो 8.1 का आधा और 8.2 में क्या टाइम लगेगा? वो तो आधा घंटे में खत्म हो जाएंगे। और 9.1 और 9.2 आधा घंटे में खत्म हो जाएंगे, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटा हो गया। फिर 9.3, उसमें 1 घंटा लगेगा। ओके सर। ठीक है, हाँ। सो 1.5 से 2 घंटे का होमवर्क तो मैं देता ही हूँ जनरली, मिनिमम 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। और मैं बिल्कुल कैलकुलेट करके देता हूँ। ये बात अलग है कि तुम लोग अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलते हो तो उल्टा सीधा कर देते हो सारे काम। तो अपना प्लान, अपना दिमाग प्लानिंग में मत लगाओ, प्लानिंग मेरे हिसाब से करो, अपना दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाओ। ठीक है, सो आराम से कर सकते हो 9.1, 9.2, 9.3, है ना, विद बचा हुआ होमवर्क ऑफ एरिया। ओके सर। मैं, क्योंकि मेरे पास है अभी 15 मिनट, इसलिए मैं आगे का पढ़ा रहा हूं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एनसीईआरटी में तो 3 ही है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, होमोजेनियस है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद फिर अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन यूजिंग द एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। तो जितना एनसीईआरटी में है उससे और उतना ही ज्यादा और करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी वाला काम अगली क्लास तक खत्म हो जाना चाहिए एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न। क्वेश्चंस में 1 दिन और लग सकता है बस, ज्यादा से ज्यादा। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखो, नाम से ही पता लग रहा है, एक्स की टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे dx के साथ में, y की सारी टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे dy के साथ में, और दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, एग्जांपल से क्लियर आ जाए, हो जाएगा। एग्जांपल्स 9.4 में से चूज कर रहा हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 9.4, क्वेश्चन नंबर 4, sec square x into 10y dx, sec square x into 10y into dx plus sec square y into 10x into dy is equal to 0। ये मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है।
ठीक है, देखो dy के साथ मुझे y की टर्म्स रखनी है और dx के साथ x की टर्म्स रखनी है, तो इस वाली टर्म को उधर ट्रांसफर करेंगे और 10x से डिवाइड कर देंगे, तो sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस में आ जाएगा sec स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 10y इंटू dy। देखो ये समझ में आ गया क्या? dx के साथ सारी x वाली टर्म्स आ गई, dy के साथ सब y वाली टर्म्स आ गई हैं। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग दिस 10x को t डालेंगे, sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा, dt अपॉन t आ गया 1 अपॉन t का log t इज इक्वल टू माइनस में सेम log ऑफ 10y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी मैं log c लिख सकता हूं, पहले भी बता चुका हूं एक बार। कोई भी कांस्टेंट हो उसको हम log ऑफ सम अदर कांस्टेंट लिख ही सकते हैं, तो log ऑफ c लिख सकते हैं। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो log ऑफ a इंटू बी आ जाएगा 10x इंटू 10y is equal to log c, therefore I can say 10x into 10y is equal to c। चलो एक बार ऐसे समझा देता हूं, mod of this is equal to c। जैसे ही mod को हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है, बट आइदर प्लस c और माइनस c वो भी एक कांस्टेंट ही होगा। सो फाइनली आई कैन से सिंपली k या कांस्टेंट। So 10x into 10y is equal to k। लिख सकते हैं इन अ वे, वैसे सही तो ये होगा प्लस माइनस c या mod of 10x into 10y is equal to c। अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वही प्रॉब्लम आ रही है जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आती है, वहां भी इंडेफिनिट में भी हम जनरली ज्यादातर मोड का यूज नहीं करते हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना ही होता है कि हमारे को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सीखने पे हमारा ज्यादा फोकस होता है, बट फिर भी जहां तक हो सके हम अवॉइड ना करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो रादर देन यूजिंग दिस सिंपली से प्लस माइनस सी, वन ऑफ देम इज आंसर, तब वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने ये वाला लिया, क्वेश्चन नंबर है 13th। cos of dy by dx, cos of dy by dx is equal to a is a real number, y is equal to 1 when x is equal to 0, y is equal to 1 at x is equal to 0 या when x is equal to 0। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। नाउ देखो ऐसे डायरेक्टली तो हम cos of dy by dx is equal to a लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, तो ये we can write this as dy by dx is equal to cos inverse of a, करेक्ट। अब dy को इधर ही रखेंगे और dx को उधर ले जाएंगे, तो cos इनवर्स a इंटू dx आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो इधर y आ गया, cos इनवर्स a कांस्टेंट है, इसका x बन गया प्लस का c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें देखो इनिशियल कंडीशन, इसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, व्हाट इज दैट,
y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 0 होने पर y का वैल्यू 1 गिवन है हमें, तो इसका मुझे यूज करना है। एट x इज इक्वल टू 0 y इज 1, दोनों यहां डाल देंगे। y का वैल्यू 1 डाल दिया, x का वैल्यू 0 डाल दिया, तो c आ गया। c का वैल्यू यहां पर वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। This is not the general solution, it is a particular solution. आगे के सबको समझ में? करूं आगे प्रोसीड? ठीक है, हो सकता है कि आंसर इस फॉर्म में नहीं हो, थोड़ा आगे सिंप्लीफाई मैं ऐसे कर सकता हूं, y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू एक्स, तो नीचे x ले आएंगे, विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ a। वापस cos को इधर ले जाओ, तो cos ऑफ y माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a। आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है, एक ही बात है। श्योर? नाउ एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। वही, इसमें भी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और फिर हमें सॉल्व करना है उसको। Question number 17th. Find the equation of a curve passing through the point 0, minus 2. Find the equation of a curve passing through the point 0, minus 2. ये तो बिल्कुल लास्ट में काम आने वाला है, यानी at x is equal to 0, y का वैल्यू is minus 2. Given that at any point xy on the curve, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. ठीक है, सारी चीजें सिंपल हैं। Given that at any point xy, किसी भी पॉइंट xy के ऊपर product of the slope of the tangent which is dy by dx, any point xy के ऊपर स्लोप dy by dx ही तो होगा। ठीक है, स्लोप का प्रोडक्ट किसके साथ में? स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू x। ये गिवन है, और अब हमें इस कर्व की इक्वेशन को डिराइव करना है। द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। dx को उधर ले जाओ, तो y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। दोनों साइड में इंटीग्रेट किया, y स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन अपने को दिया हुआ है, 0, माइनस 2 से कर्व पास हो रहा है, तो x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू हमें -2 लेना है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, so this implies 4/2 is 2, 0 प्लस c का वैल्यू 2 आ गया, वो यहां डाल दो वापस, तो y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। दिस इज द फाइनल आंसर। बस 2 एलसीएम लेके और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। आगे समझ में? एक प्रॉब्लम और लूंगा लास्ट।
Last one more example. 22nd. In a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakhs if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? Okay, डिफरेंशियल इक्वेशन देखो बहुत जगह काम की चीज है. फिजिक्स में भी मेरे ख्याल से काम आना चाहिए, केमिस्ट्री में भी काम आना चाहिए. इसी तरह की प्रॉब्लम्स होती है वहां पर. और ऑफ कोर्स ये बायो में एप्लीकेशन हो गया इसका. ठीक है, तो इनिशियली बैक्टीरिया का जो काउंट है वो 1 लाख है. लेट एट एनी मोमेंट द बैक्टीरिया काउंट इज x. ओके, तो t इज इक्वल टू 0 पे, x का वैल्यू है 1 लाख. ठीक है, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स. t इज इक्वल टू 2 के ऊपर x का वैल्यू हो गया 10% से इंक्रीज हो गया 1,10,000. इन हाउ मेनी आवर्स, यानी हमें t निकालना है. विल द काउंट रीच 2 lakhs? x का वैल्यू 2 लाख पहुंच जाएगा. ये निकालना है हमें. इफ फाइनली अब दिया हुआ है, क्योंकि इक्वेशन तो पता होनी चाहिए ना कि कैसे चेंज हो रहा है. इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. x हमने सपोज किया है एट एनी मोमेंट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इज x. तो रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ चेंज हमने पढ़ा हुआ ये डेरिवेटिव में. तो dx अपॉन dt, रेट ऑफ ग्रोथ dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. आगे के क्वेश्चन समझ में? ठीक है, किसी भी मोमेंट के ऊपर x जो है वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, तो उसका जो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ का मतलब वही रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया हो गया. तो जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने ये बनाया. ठीक है, अब ये 2 कंडीशंस अपने को गिवन है यहां पर, और ये हमें निकालना है. ओके, क्वेश्चन में ही स्ट्रेटेजी बन जाता है. कैसे देखो, इसको मैंने लिखा dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू टी आ जाएगा. Atlantic occipital disarticulation is very fast. No idea what that is. What else? Anything? क्या हुआ, कुछ डिस्टरबेंस आया? It's fantastic. I want to kill myself. What's the best?
एक मिनट रुक जा। यस, ठीक है, सब लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ, ये कुछ लैपटॉप से कनेक्ट हो गया स्पीकर अपने आप ही ब्लूटूथ की वजह से। ठीक है, ऑलराइट। नाउ सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू टी आ गया। Now where k is the constant of proportionality. ओके, अब अपने आप इमेजिनेशन होना चाहिए। एक तो k हमारे पास अननोन है, और हम जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे एक c अननोन आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दो अननोन्स की वैल्यू निकालने के लिए अपने को ये दो कंडीशंस दी हुई हैं, इनका यूज करेंगे और तब हम t निकाल पाएंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया? नाउ लेट अस सी। t को उधर ले जाओ, dt को उधर ले जाओ, तो dx इज इक्वल टू k इंटू टी इंटू डी टी, विच इज इंटीग्रेट किया x इज इक्वल टू k टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c। k और c की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का यूज करेंगे। जब t का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू है 10 की पावर कितना है 10 की पावर बताओ? 5 है 6 है? 1 लाख को 10 की पावर 6 बोलेंगे या 5 बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है। 5। देखो अब कुछ लोग कंफ्यूज बैठे हैं इसमें भी। अच्छा, 10 की पावर 2 का क्या मतलब होता है? 2 zeros है ना, यानी 10 इंटू 10। तो 10 की पावर 1 होना चाहिए। अगर 10 की पावर 5 बोलेंगे तो इसको कितना होगा? 1 लाख। यस, हाँ, तो मैं ऐसे चेक, हाँ कितना होगा? 1 लाख। अरे 10 की पावर कितना होगा? So 10 to power 5. 5 होगा? 4. 4, वेरी गुड। सर 5 ही होगा। 5 होगा। 5 होगा। होगा? यस सर। सर यस सर। 10 की पावर 1 का वैल्यू 10 हो गया, 10 की पावर 2 का वैल्यू 100 हो गया, 10 की पावर 3 का वैल्यू 1000 हो गया। अभी भी बोलोगे 5 होगा? सही है सर 5 ही होगा। हाँ, समझ में आ गया ना? ये 6 होगा? 5 ही होगा। चलो वेरी गुड। तो c का वैल्यू 10 की पावर 5 आ गया। अब यहाँ पर तो x का वैल्यू, अच्छा c तो हमने निकाल लिया, अब k और निकाल लेते हैं। दूसरा वाला वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू 2 डाल दो, x का वैल्यू 1,10,000, तो 1 लाख ही लिख लेते, ज्यादा अच्छा था। चलो कोई बात नहीं, x का वैल्यू 1,10,000 इज इक्वल टू t का वैल्यू 2 डाला मैंने, 4/2 इज 2 आएगा, 2k प्लस 1 लाख, इसको इधर ट्रांसफर किया तो k का वैल्यू आ गया 10,000/2 यानी 5,000। सही है क्या? कैलकुलेशन सब ठीक है? यस। अब इनका यूज करके और हम इधर से निकालेंगे। सो therefore x का वैल्यू जब 2 लाख है इज इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर बाई 2। t का वैल्यू तो मुझे निकालना है, k का वैल्यू 5,000 डाला तो 2,500 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर प्लस c, और c का वैल्यू है 1 लाख। t हमें निकालना है, इसको इधर ट्रांसफर किया, 1 लाख आ गया, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,500 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। ये दोनों कैंसिल हो गया, 1000 को 25 से कैंसिल किया, 25 इंटू 4 40 आ जाएगा। देयरफॉर टी का वैल्यू हो गया √40, दैट मीन्स
क्या लिख सकते हैं अपन इसको? और कोई सिंप्लीफिकेशन होगा? बस 2√10 ही लिख पाएंगे। ठीक है, सो 2√10 यानी √10 का मतलब हो गया 3 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग आवर्स में हमारे पास में बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी। आगे समझ में? पक्का? दैट इज हाउ वी यूज डिफरेंशियल इक्वेशंस इन डिफरेंट फील्ड्स। आज तुम लोग को 9.1, 9.2, 9.3 करना है, अलोंग विद बचा हुआ जो भी प्रॉब्लम हो डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ठीक है, पेंडिंग मत रखना काम। अगली बार एनसीईआरटी में से 9.4, 9.5, 9.6 तीन एक्सरसाइज दे देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. sir. Thank you, Thank you, sir. sir. गुड नाइट।